नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीटी के जीके जीएस के 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर दोस्तों रिवीजन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 7वीं अनुसूची में। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकेंड नंबर का जवाब देना है। तो इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा सिद्धार्थ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के 1943 के जो कराची अधिवेशन में नारा दिया गया था उसका नाम था आपका बांटो और छोड़ो। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और करो या मरो का जो नारा है आपका दिया गया था 1942 में दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के टाइम पे दिया गया था करो या मरो का नारा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पूछा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है कब हुई? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह की जो शुरुआत आपकी हुई थी, याद रखिएगा ये दोस्तों आपकी 1940 में हुई थी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक आ रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपको बताना है। एक अखिल इस्लामी आंदोलन जो है तहरीक आ रेशमी रुमाल जो है किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये आंदोलन आपका था देवबंद आंदोलन। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया था? भारत की सरकार के जो अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है ये लिया गया था आपका दोस्तों 6 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कनाडा से लिया गया था। विकल्प आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा बलिया। बलिया यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश किस जिले में हुई थी? सभी को पता होगा ये गोरखपुर में आपकी घटित हुई थी। और ये भी आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में जो ये घटना आपकी घटित हुई थी है ना, इसमें क्या था कि 1922 में घटना घटित हुई थी और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने भैया असहयोग आंदोलन आपका स्थगित कर दिया था। अगर हम कहें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत आपकी 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को दोस्तों यहाँ पर असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कब प्रारंभ हुई थी? है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसकी जो भैया ये जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी ना, ये आपका हुआ था जनवरी 2016 में, है ना। विकल्प आपका पहले ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान किया था? भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय किसान नीति को जो मंजूरी दिया था वो दिया था आपका सन 2007 में। विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। देख सकते हैं स्वतंत्र भारत की तीसरी कृषि नीति है। पहली कृषि नीति 1992 में प्रस्तुत की गई थी, द्वितीय कृषि नीति आपके 2000 में प्रस्तुत की गई थी और राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है आपका 2004 में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब क्या होगा? तो जो ये स्थापना किया था उनका नाम था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में आपका हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन है आपका 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1860 के दशक में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उसके पश्चात वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? 12 नंबर में आपको बताना है यहाँ पर किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये गौतम बुद्ध के, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 13 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन आपका 1976। विकल्प नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? है ना, कमेंट करिए। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा जो विस्तार है किसके शासनकाल में देखा गया था? ये देखा गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा।
निम्नलिखित में से बताइए कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो मंजीरा लिखा है ना, मंजीरा आपका नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक है। कौन सी नदी की है? ये गोदावरी नदी की क्या है भैया? सहायक नदी है। गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है ना। इसलिए आंसर जो है आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंजीरा नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक जिले के यहाँ पर त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। और गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, पेन गंगा कई बार पूछा गया है, प्राणहिता भी है, इंद्रावती भी है ना, ये वैन गंगा ये कई बार पूछा गया है। और कृष्ण नदी की सहायक नदियां याद रखिएगा, भीमा है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा कई बार पूछा गया है, मूसी भी आपका है कृष्ण नदी की सहायक नदी, तुंगभद्रा भी है। ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। लूनी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, यहां पर आपको बताना है। 16 नंबर में जवाब आपका हो जाएगा। यहां पर कह रहे लोकसभा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा लोकसभा के प्रति। यहां पर लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है कि मंत्रिमंडल का निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार एक संघीय मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कॉफी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है ना। कॉफी जो है पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है याद रखिएगा उत्तराखंड में आपका है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से आपको देखिए यहां पर बताना है कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, 20 नंबर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार, विकल्प आपका ए नंबर होगा। हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में आर्टिकल नंबर 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 12 से 35 जो आपके अनुच्छेद है ये आपके भाग नंबर 3 में आते हैं, याद रखिएगा। भाग नंबर 3 में आते हैं आपके मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकार जिसे आप कहते हैं, इसे हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, देखिए 20 नंबर में आपको बताना है। तो मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ना, ये ज्वार भाटे से प्रभावित जो तट होते हैं ना, वहीं पर आपके पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 20 नंबर का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया, हैदर अली कहाँ का शासक था। चलिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। हैदर अली कहाँ का शासक था। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया हैदर अली भैया मैसूर के ये थे, मैसूर के, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। 22 नंबर ये आपका है, आर्टिकल नंबर आपका 29 हो जाएगा, 29 है ना, याद रखिएगा। 29 और 30 दोनों आपके अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है। 30 में बस इतना अंतर है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन करने का अधिकार भी है, ये सब आपका अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। हाँ, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना आपकी चालू की गई थी, ये कब चालू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये चालू आपकी 1993 में हुई थी, 1993। राधे राधे। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे भी जो है, हाँ राधे राधे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संगाई जो त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए संगाई जो त्योहार है, ये संगाई एक हिरण पाया जाता है आपका। संगाई हिरण जो है आपका मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है संगाई हिरण, उसी के नाम पे त्योहार मनाते हैं। मणिपुर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक त्योहार आपका है हार्नबिल उत्सव, बहुत बार पूछा गया है ये दोस्तों, इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, हम आपको बता नहीं सकते। हार्नबिल उत्सव है ना, हार्नबिल जो उत्सव है, थोड़ा पेन कम चल रहा है समझ जाइएगा। हार्नबिल जो उत्सव है ना, ये आपका नागालैंड में है, नागालैंड मतलब मनाया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आया है हार्नबिल उत्सव। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, संगाई त्योहार जो है 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। मणिपुर जो है संगाई हिरण क्या है, संगाई हिरण मैंने बताया था आपको, ये मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। संगाई हिरण एक संकटग्रस्त प्रजाति भी है। अगला प्रश्न बताइए, 25 नंबर देखिए, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। 25 नंबर बताइए।
यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? 25 नंबर का जवाब देना है। 25 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यह प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। युवा जो बंगाल आंदोलन ने किसने शुरू किया था? चलिए यहां पर बताना है, यह किसने शुरू किया था? यह किया था आपका हेनरी विवियन डिरोजियो ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? देखिए शिक्षा जो है ना, ये पहले आपका क्या था, ये राज्य सूची में था, है ना, याद रखिएगा। शिक्षा जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में अब है। पहले क्या था, ये पहले राज्य सूची में था, है ना, अब ये संवर्ती सूची में है, ये संवर्ती सूची में है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, एक बार ये प्रश्न आपका आया था, एग्जाम में आया था, है ना, प्रश्न आपका आया था कि शिक्षा विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन दिया था 1976, 1972, 1980, 1950। ये प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, यहां लिख दे रहे हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आप जानते ही हैं, है ना, 1976 में, 1976 में शिक्षा जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में कर दिया गया, संवर्ती सूची में कर दिया गया, है ना, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा भैया जो है शिक्षा को, है ना, शिक्षा को राज्य सूची संवर्ती सूची में कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर पूछा गया सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? है ना, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 28 नंबर। ये चुना गया था आपका 1938 में, पहली बार आपका 1938 में चुने जाते हैं, है ना। ये कौन भैया, ये 52वां जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन था हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तभी चुने गए थे 1938 में। फिर इसके बाद 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मतलब फिर बाद में इन्होंने खुद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। यहां पर देखिए प्रश्न आपका पुरस्कार टॉपिक से लिया गया है, सामान्य जागरूकता टॉपिक का है ये प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन थी? याद रखिएगा सुचित्रा सेन। अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री, उनका नाम था सुचित्रा सेन। विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। और इन्हें कब मिला था? याद रखिएगा 1963 में, 1963 में मिला था। अब पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में देविका रानी को दिया गया था। याद रखिएगा देविका रानी को। बिल्कुल देखिए प्रश्न बहुत बार आया है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? देविका रानी 1969 में। अगला प्रश्न पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? यहां पर आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये जो आपका आंदोलन है बंगाल विभाजन के टाइम शुरू हुआ था। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन को क्या बोलेंगे? बंगाल उस समय बहुत बड़ा था अपने आप में, उसी को लॉर्ड कर्जन आए 1905 में बंगाल विभाजन कर देते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं भैया? बंगाल विभाजन कर देते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का क्या कर देते हैं? बंगाल विभाजन। उसी टाइम पे आपका एक आंदोलन शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन जो है आपका शुरू होता है 1905 में। डेट क्या था इसका? 7 अप्रैल 1905 है कि 7 अगस्त 1905 है ना? स्वदेशी आंदोलन शायद 7 अगस्त है ना? अगस्त में था आपका, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को भैया जो है आपका यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1905 में शुरू हुआ था 7 अगस्त। उसमें ऑप्शन 1905 से कई सारे दिया था, इसलिए डेट जरूर याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताइए भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? यहां पर देखिए आपको बताना है। तरुण भी देखिए हमारे भी लाइव आ चुकी है ना। यहां पर देखिए 31 नंबर आपसे पूछा गया है। ये भैया संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा आपका, है ना, उपराष्ट्रपति आप जानते ही हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना। आपको एक प्रश्न बताना है कमेंट सेक्शन में, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, है ना? कौन से अनुच्छेद में कहा जाता है?
कि उपराष्ट्रपति जो भैया राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति है ना। हाँ ये याद रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर 64 में आपका है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है, देखिए 64 लिखा भी तो है इसमें है ना, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है। और आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। हाँ निक्की राय भी देखिए हमारे भी लाइव आ चुकी हैं है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर बताइए मौखरिक शासकों की राजधानी इनमें से कौन सी थी। चलिए 32 नंबर बताना है ना। यहां पर बताइए मौखरिक शासकों की राजधानी इनमें से कौन थी। ये जो आपकी थी दोस्तों कन्नौज थी। कौन सी थी, कन्नौज। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताइए। 33 नंबर में पूछा गया इनमें से बताइए कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछा गया है 33 नंबर। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। ये दोस्तों आपकी राजगीर थी। क्या थी, राजगीर। पहला ही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है ना। देखिए सिक्किम की सीमा भारत के एक ही राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम की जो सीमा है कहाँ से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगा देना है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम जो राज्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल और चीन के साथ साझा करता है। सिक्किम जो है 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का ये 22वां राज्य आपका बनाया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्यों संबंधों से था। देखिए केंद्र राज्य संबंधों से था, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने एक प्रश्न इसके पहले पूछा था कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो आपने कहा था कि ये तो सर 7वीं अनुसूची में है। अब हमने पूछा है कि केंद्र राज्य संबंध जो है किसका, मतलब बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से था है ना। अगर अनुसूची पूछेंगे तो 7वां है और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सरकारीय आयोग। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सरकारीय आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से था। ऐसे सरकारिया की अध्यक्षता में गठित 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर सरकारीय आयोग अब तक केंद्र राज्य संबंध पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग है आपका। हाँ मलिमत समिति जो थी ना इसका 2000 में किया गया था आपका गठन है ना। ये आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधित था। श्री कृष्ण समिति की स्थापना 2017 में हुई थी। ये डेटा सुरक्षा से था आपका श्री कृष्ण समिति का। ये सब समितियां याद कर लीजिएगा। ठक्कर आयोग इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। और ठक्कर आयोग का भैया काम क्या था, इंदिरा गांधी की उस समय हत्या हो जाती है ना उसकी जांच के लिए गठित की गई थी ठक्कर आयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। चलिए कमेंट करिए आंसर क्या होगा। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है, उस नदी का नाम बताना है ना। ये कहां पर है भैया, इंदिरा सागर बांध। देखिए इंदिरा सागर बांध जो है आपका है ना, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ये मध्य प्रदेश में भैया नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, एमपी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये बांध सर्वाधिक जलाशय क्षमता वाला भारत का बांध है। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा नहर रखा गया है। राजस्थान नहर का नाम है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर को राजस्थान का जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा सागर बांध की जो नींव है 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, इसलिए इनका नाम है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इंदिरा सागर जो बांध है ना ये मध्य प्रदेश खंडवा जिले में है। और इंदिरा नहर कहाँ है, ये राजस्थान। राजस्थान नहर का नाम क्या है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर और इंदिरा सागर बांध दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी। देखिए यहां पर आपको बताना है, वंदे मातरम एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना जो है 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है, ये स्थापना, संस्थापना का मतलब होता है स्थापना, कंफ्यूज नहीं होना। हम अगर आपसे कहें स्थापना किसने की थी तो आप बताइएगा बिपिन चंद्र पाल। अगर इसी प्रश्न में कह देते कि इसका संपादन किसने किया था, संपादन जो है आपका है ना
इसका जो संपादन किया था वो किया था आपका अरविंद घोष ने। संपादन किसने किया था? संपादन किया था आपका अरविंद घोष ने किया था, याद रखिएगा। हाँ, इसका प्रथम प्रकाशन जो है 6 अगस्त 1906 को हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1905 में। इसकी जो नमक पत्रिका की स्थापना जो है, स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, याद रखिएगा 1905 में। अगला प्रश्न बताइए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, यहां पर बताना है। हाँ, पूर्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, पूर्वी हिस्से आप देख सकते हैं बंगाल और बिहार से संबंधित है। पाल वंश की जो स्थापना है भैया गोपाल ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी एक प्रश्न आपको इससे और मिल गया कि धर्मपाल ने भैया नालंदा विश्वविद्यालय की और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसकी राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी। अगला प्रश्न बताइए, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का जब हम बात करेंगे पहला शासक कौन था, तो गोपाल थे। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर कमेंट करिए, लिंगराज मंदिर कहां पर अवस्थित है? ये देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भगवान शिव को समर्पित है ना, भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का देखिए जन्म स्थान पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अमीर खुसरो का देखिए जन्म स्थान पूछा गया, 41 नंबर का जवाब क्या होगा? 41। अमीर खुसरो का जन्म स्थान याद रखिएगा कासगंज, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। कई बार तो पटियाली ऑप्शन दे देता है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ बी नंबर कासगंज। आगे बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत बार प्रश्न हमने कराया है। अकबर, अकबर ने एक प्रथा चलाई थी, मनसबदारी प्रथा, है ना, वो चलाया था अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है कब चलाई थी? मनसबदारी जो प्रथा है अकबर ने शुरू किया था 1571 में, है ना, 1571 में। हाँ अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा, बिल्कुल सही है। हाँ अकबर ने ही किया था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने। कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत में जहांगीर का देखिए शासनकाल बताइए, है ना, यहाँ पे प्रश्न का आंसर पूछा गया है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? हाँ है सर, कैसे हो? बढ़िया हैं हम, अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं, है ना, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि आपका एग्जाम तो मान लो होगा ही, जल्दी होगा, तो इसलिए पढ़ते रहिए। भारत में जहांगीर का शासनकाल पूछा गया है भैया 1605 से कह रहे हैं 1627 तक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिए। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ रिवीजन देखिए फास्टली कराएंगे, अभी बहुत ही फास्ट क्लासें आपकी होंगी, मैराथन क्लासें होंगी बड़ी बड़ी, उसमें बहुत ही फास्ट रहेगा। वो आपको दूसरे चैनल पे क्लासें आपको रिवीजन करवाएंगे, अभी इसमें पढ़ा रहे हैं थोड़ा आराम से। बताइए अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, 44 नंबर क्या होगा, है ना। अकबर ने दीन इलाही 44 नंबर बताइए, 1582 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह जो आपका हुआ था ना, ये आपका 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी, उसी को तो बोलते हैं सिपाही विद्रोह, है ना। यहाँ पर सैनिक विद्रोह कहिए या सिपाही विद्रोह कहिए या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहिए, सब एक ही है। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है? हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर कमेंट करिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? 46 नंबर। भूटान का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का, अब देखिए स्पीड सही है ना, स्पीड देखिए कितने लोग चाह रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाए जिससे जल्दी जल्दी रिवीजन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कि कितना फास्ट पढ़ाएं, अभी जो पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से चलें कि और थोड़ा फास्ट चले। आप लोग कमेंट जैसा करेंगे उसी हिसाब से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है फास्ट पढ़ाने में, हम तो इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं ताकि अच्छी चीजें आपको क्लियर हो जाए। बताइए इनमें से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 47 नंबर। 47 नंबर का आपका दोस्तों कबड्डी है। अगला प्रश्न पूछा गया, धनराज पिल्लै का संबंध किस खेल से है? धनराज पिल्लै का जो संबंध है ना, ये आपका दोस्तों हॉकी से, हॉकी। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? कौन सा जो रोग है भैया दूषित जल पीने से होता है? तो याद रखिएगा हैजा, हैजा जो है आपका दूषित जल पीने से आपका होता है। बताइए इनमें से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऐसे कौन से गुप्त राजा है भैया उनका नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किस गुप्त राजा का नाम था आपको बताना है। 50 नंबर। हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, उनका नाम जो है चंद्रगुप्त है। विक्रमादित्य के नाम जानते थे? नहीं सर, ऐसे ही पढ़ाइए, है ना। यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए जिस नंबर का आपको जवाब देना है, हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। हड़प्पा का जो है बताइए कौन सा भैया नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर आपका आ चुका है, कह रहे हैं धौलावीरा। जिनका भी जवाब धौलावीरा आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। धौलावीरा भैया जो है 3 भागों में विभाजित था। ये कहां पर है? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। याद रखिएगा गुजरात के हाँ गुजरात में कच्छ पड़ता है ना, कच्छ के रण में स्थित है, याद रखिएगा, है ना। ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे। बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। हाँ यहाँ पे देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ महावीर स्वामी को भैया जिन के नाम से जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे। देखिए जिन का मतलब होता है विजेता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन शब्द संस्कृत जो है जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वर्धमान महावीर जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म जो भैया ये जो है आपके, है ना। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल देखिए लिखा हुआ अहिंसा सत्य अस्तेय, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। हाँ देखिए जैन धर्म के जो सिद्धांत है ना आपके, वो कौन कौन से हैं, है ना। वो आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये टोटल 5 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए। हाँ भैया राधे राधे सभी को, है ना, सभी को वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपसे पूछा गया है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी जो है पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। हाँ बिल्कुल देखिए, नमस्ते नमस्ते, जय भीम सर जी, जय भीम, है ना। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, है ना, कमेंट जरूर करते रहे। कमेंट देखिए सभी लोग करिए, जो पहले आए हैं, बाद में आए हैं, जो नए आए सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, है ना। कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और स्वर्णगिरी थे। याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? 4 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका है 43,
विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है ना। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जापान की संसद को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, द नेशनल डायट कहते हैं। ये कई बार आपसे पूछा गया है। क्या कहते हैं? द नेशनल डायट कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, यहां पर पूछा गया, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइए कौन से शासक ने दिया था? कमेंट करिए 6 नंबर का। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान में दिया था, आपको बताना है। आंसर यहां पर क्या होगा ना। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर जवाब आ गया। 6 नंबर कह रहे हैं गुप्त वंश, लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। टीपू सुल्तान, बताइए इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? यहां पर देखिए जवाब देना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भैया मैसूर साम्राज्य से संबंधित है, सभी को पता है ना। उन्हें मैसूर का बाग के नाम से भी जानते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया, इनका शासक काल था आपका 1782 से लेकर 1799 तक था। यह भी आपको याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की क्या थी? राजधानी थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए भैया मार दिए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। आंसर क्या होगा? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बाजार, अगर बाजार मूल्य से अगर कम मूल्य है, बाजार मूल्य से अगर कम मूल्य है तो वो निर्गम मूल्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है, विश्व की जो है तीसरी लंबी नदी कौन सी है। चलिए पहले नंबर पे तो आप जानते ही होंगे, नील नदी है। पहले नंबर पे सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है। दूसरे में आपका आता है अमेजन नदी। तीसरे में आपका आएगा, कौन सा आएगा? तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा यांगत्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 6300 किलोमीटर है, विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, सभी को पता है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए ये उपाधि जो है कब धारण की थी। हाँ नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, है ना। चलिए यहां पर देखिए हमारे भी जो लाइव है, देवेंद्र कुमार और प्रिया कुशवाहा बराबर आंसर दे रहे हैं, शैलेंद्र भी दे रहे हैं। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ये किया था आपका शकों के उन्मूलन के बाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 10 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? किसका निर्माण भैया शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में आपका है ना, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है ना। यहां पर देखिए बताइए, भारतीय संविधान का जो कौन सा अंग जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? 12 नंबर का जवाब क्या होगा? ये जो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपका निलंबन होता है वो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को क्या है भैया छोड़कर सभी अनुच्छेद आपके क्या होंगे? सभी अनुच्छेद आपके निलंबित हो जाते हैं। सभी अनुच्छेद आपके क्या होंगे?
निलंबित हो जाते हैं, निलंबित आपके हो जाते हैं, याद रखिएगा, निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद नंबर आपका किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना, निलंबित कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को। यह अनुच्छेद नंबर आपका 352 56 पढ़ते नहीं है, 60। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, ये आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भैया आपके निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 359 में कहा गया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। राम राम भैया, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को, है ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, और यहाँ पर देखिए बताना है आपको। अगली क्लास जो है मैथ की क्लास है इसके जस्ट बाद, ठीक है ना, अगली क्लास आपकी मैथ की लगी हुई है। इनमें से बताइए कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। 13 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, नहीं थे, यही वाला आपका संबंधित नहीं है, बाकी सब है आपके। 13 नंबर का सी होगा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। हर्ष बोले तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। 14 नंबर में आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। 14 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा नालंदा, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो सामान्य कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 16 नंबर पूछा गया है, वह कौन था प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर का। 16 नंबर का जवाब आपको देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं रणथंभौर। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है रणथंभौर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्हें मैथ से डर लगता है बिल्कुल मत डरिए, हम हैं तो मैथ से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत होइए। मैथ में आपके 25 नंबर का आएगा, 20 नंबर का ग्राफ तालिका और 5 नंबर के वैसे नॉर्मल मैथ आएगी। इसलिए 25 नंबर बहुत होते हैं 100 नंबर के पेपर में, तो इसलिए 25 नंबर अगर आप अच्छे से ले आए तो समझ लीजिएगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा जाएगा। इसलिए हर एक टॉपिक को आपको मजबूती से के साथ पढ़ना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जीके जीएस अगर सोचे इससे कोई भला नहीं, सब कुछ लेके चलना है, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने 17 नंबर, पेशवा के रूप में बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का आपको जवाब देना है, पेशवा के रूप में बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने। यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है भैया, माधवराव प्रथम बने थे, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। पेशवा के रूप में बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने, माधवराव प्रथम। यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा किया था, बताइए किसने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते ही हैं कि जब दांडी मार्च आपकी स्टार्ट हुई थी। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी सभी को पता है। दांडी मार्च भैया महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुई थी, है ना। और ये कब तक चला था, ये चला था आपका 6 अप्रैल 1930 तक आपका ये चला था दांडी मार्च, याद रखेंगे ना। 12 मार्च से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल तक चलता है, ये शुरुआत होता है, ये मान लो अंत है इसका कह सकते हो। 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी मार्च। ये 24 दिन की यात्रा थी, ये 24 दिन की क्या थी, यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। इसमें 78 सहयोगी थे, 78 सहयोगियों के साथ भैया महात्मा गांधी जी चले थे, और दांडी में समुद्र से नमक बनाकर दांडी मार्च को खत्म किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका था
त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा किसने किया था? 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, आपके सामने है, आपके सामने 19 नंबर, 19 नंबर में बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 19 नंबर आपको बताना है। और ये जो आपका है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं मिजोरम को। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से बताइए किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह थोड़ा किए थे, है ना। ये तो भैया किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उनको बारदोली सत्याग्रह, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी ने किया था, बाकी तो सब है। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पता है कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा आपका दिया गया था, याद रखिएगा। उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय की अगर हम बात करें, जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो थे भैया आपके, ये आपके वायसराय थे, याद रखिएगा, है ना। ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है आपका। हाँ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 21 नंबर बताइए, 21 नंबर का जवाब क्या होगा? 21 नंबर का कह रहे हैं, जवाब होगा जेपी नारायण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, आपके आंखों के सामने है, और बताइए 22 नंबर का जवाब क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ये इतना आसान प्रश्न है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। मृतकों का टीला, ये तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये वाला प्रश्न तो आना ही चाहिए सभी को, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन जो है औपचारिक रूप से कहां से शुरू हुआ था? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये इसकी शुरुआत जो है आपकी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की भैया शुरुआत याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। स्वदेशी जो आपका आंदोलन था, स्वदेशी जो आपका आंदोलन था, इसकी शुरुआत याद रखिएगा। शुरुआत भैया इसकी कब हुई थी? 7 अगस्त, है ना, 7 अगस्त 1905, है ना। ये आपका शुरू हुआ था कलकत्ता के टाउन हॉल से, है ना। कलकत्ता के टाउन हॉल कहाँ लिखा है? कलकत्ता ऑप्शन दिया है क्या? बी नंबर, 23 नंबर का बी, 23 नंबर का बी देख लीजिए, सभी का आ रहा है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1900। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था 1905 में? 1885, 15/5, कौन सा अधिवेशन था आपका, बताइए। हाँ आपको बताना है, कांग्रेस का 1905 में कौन सा अधिवेशन था, है ना। 1905 में कांग्रेस का सूरत विभाजन जो आपका है 1907 वाला है आपका, 1985 में पहला आपका हुआ था, है ना। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 1906 कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया था। कौन सा था? 22वां था अधिवेशन। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? देखिए ध्वनि की वो न्यूनतम आवृत्ति आपको बताना है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको करेक्ट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 24 नंबर का, बहुत ही आंसर आसान है। हाँ बिल्कुल देखिए कमेंट करते रहिए। चलिए सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए, है ना। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है ना। आपस में देखिए लड़ाई झगड़ा मत करिए, है ना। जय भीम सर, जय जय भीम। चलिए आगे बढ़िए और देखिए कमेंट करते रहिए, आपस में कमेंट में ध्यान मत दीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना, बहुत इग्नोर कर देते हैं, इसलिए आप भी इग्नोर करिए, है ना। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट रखिए। कमेंट तो देखिए
आते रहेंगे होते रहेंगे, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने आंसर पे और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देना है। चलिए 24 नंबर बताइए, ध्वनि की वो न्यूनतम आवृत्ति क्या जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। देखिए ये जो आपकी न्यूनतम आवृत्ति होगी ना वो क्या होगी, ये आपकी 20 हर्ट्ज से और 20,000 के हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं, तो कम से कम 20 हर्ट्ज तो होता ही है मिनिमम। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। 25 नंबर क्या होगा। 25 नंबर का आंसर आपका होगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इनमें से बताइए कौन से ग्रह जल पर तैर सकते हैं, है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर बताइए कौन से ग्रह जल पर तैर सकता है ना। यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जगह सब गुड मॉर्निंग कुछ भी, है ना। चलिए बताइए कौन से ग्रह जल पर तैर सकता है ना। बहुत लोग लग रहा नींद से आते हैं, बस देखा क्लास चल रही है, बस यही नहीं पता कि सुबह है कि शाम है कि रात है कि क्या है। चलो कोई बात नहीं, 26 नंबर बताइए। और 26 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर शनि ग्रह हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है। चलिए कमेंट करिए आंसर क्या होगा। उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आंसर दीजिए, 27 नंबर क्या होगा। 27 नंबर कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर अपराहन कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अपराहन में भैया क्या होता है, उच्च तापमान अंकित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आमतौर पर दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच होता है। याद रखिएगा 2 PM टू 4 PM इसी के बीच में आपका होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए सबसे पुराना पूछा गया है, 28 नंबर बताना है। 28 नंबर का जवाब क्या होगा, और कह रहा है केनरा बैंक है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। यहाँ पर कमेंट करते रहिए, कौन सा सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछा गया है 28 नंबर। 28 नंबर का आंसर क्या होगा, केनरा बैंक, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, केनरा बैंक आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। चलिए यहां पर बताइए 29 नंबर का जवाब क्या होगा। और यहां पर कह रहे हैं केंद्रीकरण। हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। देखिए केंद्रीकरण जो आपका है वो नए आर्थिक सुधारों का अंग आपका नहीं है। चलिए 30 नंबर बताइए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए यहां पर कमेंट करिए, शेर शाह सूरी का भैया मकबरा कहां स्थित है ना। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा, मकबरा। मकबरा बताइए कहां पर है। देखिए यहां पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं सासाराम, है ना। सासाराम भैया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सासाराम, है ना। मकबरा जो है सासाराम बिहार में है ना आपका सासाराम। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सम्राट अकबर का मकबरा बताइए किस शहर में स्थित है। 31 नंबर बताइए, सम्राट अकबर का जो मकबरा है ये कहां पर है दोस्तों, ये आगरा में। विकल्प नंबर आपका डी नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए लग रहा है लाइट भी चली गई, चलो कोई बात नहीं, अभी तो है लाइट आ गई लग रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, आगरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है आपके निर्दिष्ट किए गए हैं। 32 नंबर देखिए आपको बताना है, 32 नंबर का जवाब क्या होगा। 32 का कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद नंबर 41। देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता जो पाने के जो अधिकार दिए गए हैं ये सब आपके अनुच्छेद नंबर 41 में बताए गए हैं। चलिए याद रखेंगे, ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, आज फिर करा रहे हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जानते हैं, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर बताइए 33 नंबर क्या होगा। सर एक क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन वगैरह बाद में पूछिएगा, क्लास के बाद ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है लास्ट में रखिएगा। अभी काफी लोग लाइव देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस होगा, है ना। जो भी चीजें लास्ट में पूछिएगा।
33 नंबर बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा रेखा है भैया बताइए। 38वीं समांतर रेखा है, कौन सी है 38वीं। 38वीं तो कहेंगे दिया नहीं है, इसी को हम सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। 38वीं कहिए या सैन्य सीमांकन कहिए, बात एक ही है ना, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बहुत बार प्रश्न आपका आया है। भारत में जो पहला समाचार पत्र है शुरू किया था भैया जेम्स हिक्की ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है, चलिए कमेंट करिए, इनमें से कौन सी तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है। और एक प्रश्न देखिए आपको कमेंट करके बताना है ना, कमेंट करके ये बताना है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहां पर कमेंट करिए सभी लोग, विश्व साक्षरता, विश्व साक्षरता दिवस है ना, ये आपका कब मनाया जाता है, ये कब आपका मनाया जाता है, चलिए कमेंट करिएगा। ये आपका विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 35 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे सी नंबर 5 मई, बिल्कुल सही है ना, 5 मई होगा, बिल्कुल सही है। 5 मई विश्व साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाते हैं, याद रखेंगे 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। इनमें से बताइए किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। लोक सेवाओं को जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी आपके प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के बताइए इनमें से किस अनुसूची में केंद्र शासित है ना राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 37 नंबर बताना, ये दोस्तों आपका है चौथी अनुसूची में है। अनुसूची टोटल आपकी कितनी है, अनुसूची आपकी टोटल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची आपकी है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अगर अधिक होती है तो सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। देखिए पॉपुलेशन अगर 3 लाख से ज्यादा है तो बताइए सरकार जो है किस समिति का गठन करेगी, है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा, 3 लाख से अगर अधिक होती है ना, तो यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। हाँ यहां पर देखिए आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा, वार्ड समिति कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन समिति होती है, वार्ड समिति होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने भैया 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत की केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए एक प्रश्न हम आपको और दे रहे हैं कि 1969 में बताइए 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइए 1969 में है ना कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको बताना है। उन्नीस में भैया आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में जो आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये याद रखिएगा। 1969 में 14, 1980 में 6, है ना, याद रखेंगे। चलिए यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1935 में। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये आपका 1949 में हुआ था ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है, स्थापना आपकी 1935 में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग आप जानते हैं कि नहीं जानते, जिसे टीबी कहते हैं, है ना। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, क्षय रोग किसके कारण होता है। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर आपके सामने है, आपको जवाब देना है क्षय रोग किसके कारण होता है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ ये कह रहे हैं बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। चलिए कमेंट करिए, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। 41 नंबर आपको बताना है और 41 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ब्यास और सतलज। ब्यास और क्या होगा, सतलज, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हमारे नामा राशि भी हैं मनोज कुमार, वो भी आंसर बराबर दे रहे हैं, है ना। चलिए यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ऋग्वेद में ऋषि
विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है जो नदियों व्यास और सतलज के देवी के रूप में पूजा पूजा जाता था। ठीक है ना। तो कुल मिला के बस इतना याद रखिए कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। नदियां कौन है भैया? व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, याद हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया किसके काल में जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? किसके काल में जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में क्या हुआ? आपका विभाजित हो जाता है, बट जाता है संप्रदायों में। 42 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर आपको पता होगा जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने किया था, है ना। दिगंबर की स्थापना किसने किया था? दिगंबर की स्थापना, देखिए यहाँ पर श्वेतांबर की स्थापना लिख दे रहे हैं, तो इसकी स्थापना किसने किया था नाम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसकी स्थापना भैया स्थूल भद्र, नाम क्या था? स्थूल, स्थूल भद्र, समझ में आ रहा है ना। दिगंबर के किसने किया था? भद्रबाहु, भद्रबाहु, है ना। ये भैया दिगंबर की स्थापना किए थे और स्थूल भद्र किए श्वेतांबर के किए थे। हाँ यहां पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ जैन धर्म से संबंधित तो है ना। किसके काल में जैन धर्म जो है ये बढ़ गया था? 42 नंबर। तो ये कार्यकाल था भैया चंद्रगुप्त का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको बताना निम्नलिखित में से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? चलिए कमेंट करिए आंसर क्या होगा। कौन भैया हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर आपका रस्किन बांड हो जाएगा। रस्किन बांड यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आपका शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में बताइए कौन सा विद्वान आपका शामिल नहीं था? विद्वान का नाम आपसे पूछा गया है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर बी में भी चंद्रगुप्त है, बी में भी चंद्रगुप्त है। अच्छा ये वाला बात है, सही कह रहे हो। दोनों ऑप्शन लग रहा है एक साथ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना। किसके काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? अच्छा इसमें दोनों में ऑप्शन था आपका। हाँ मगध में आपका कौन था? मगध के चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका जो है वो हो गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस समय शासन था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है ना। चलिए 45 नंबर बताइए। 45 नंबर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ चलिए यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? यहां पर पूछा गया कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? चलिए यहां पे आंसर क्या होगा। हाँ यहां पर देखिए बिल्कुल सही आंसर बताइए क्या होगा। हाँ अगली क्लास 9:30 पे मैथ की क्लास है जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। 45 नंबर बताइए। 45 नंबर का जवाब आपका यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ यहां पर आंसर क्या होगा आपका? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। हाँ कलकत्ता था आपका अधिवेशन। यहां पर बताइए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? चलिए यहां पर बताइए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? 46 नंबर बताइए। तो ये किया था आपका, ये किया था आपका स्वराज पार्टी किया था। किसका किया था? स्वराज पार्टी। इंडियन सोशलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत कब हुई थी?
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत कब हुई थी, है ना, मतलब शुरुआत हुई थी किसके द्वारा हुई थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई थी, ये आपकी हुई थी, है ना, बिल्कुल सही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न बताइए। 1905 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1905 में, है ना, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1905 में। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए, जैसा कि चाहते थे कि ब्रिटिश इस पर काम किया जाए। 48 का आंसर क्या होगा, है ना, ये भैया कहा था आपका सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमनाथ लाहिड़ी एक भारतीय राजनेता, लेखक और भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता थे। 1 सितंबर 1909 से 19 अक्टूबर 1984 तक रहे, है ना, यहाँ पर देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए 49 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 49 नंबर आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है 1722 में यहाँ पर डैश डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। 1722 में बताइए कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, 49 नंबर में आपको बताना है। और ये कहाँ की दी गई थी, है ना, ये दी गई थी दोस्तों आपको, आपकी कहाँ पर, आगरा की। आगरा की जो सूबेदारी है वो राजा जय सिंह को दी गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर पूछा गया है भूमचू उत्सव जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भूमचू उत्सव जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, 50 नंबर बताइए। तो 50 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा, ये देखेंगे लिखा हुआ राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज, इसी को हम कान्य कुब्ज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला प्रश्न आपका है अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, 52 नंबर बताना है। तो देखिए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि गुरुद्वारों को भ्रष्ट जो महंतों के नियंत्रण से मुक्ति दिलाना था, जो महंत थे वहाँ के महंतों, उनसे नियंत्रण से मुक्ति दिलाना था। अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पूछा गया पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन से सूफी संत थे भैया, यहाँ पर बताना है 53 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 53 नंबर का जवाब जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ख्वाजा और मोइनुद्दीन चिश्ती, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपका है किस वेद में आर्यों के निवासी को आर्यवर्त कहा जाता है। किस वेद में आर्यों के निवासी को भैया आर्यवर्त कहा जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद भी है आपका है। संगीत वगैरह की जानकारी आपको किसमें मिलती है, आपका सामवेद में मिलती है, याद रखिएगा। और जो वेदात्रयी कहते हैं ना, वेदात्रयी इन्हीं 3 वेद को कहते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इनको क्या कहते हैं, वेदात्रयी कहते हैं। वेदात्रयी कई बार पूछ लिया जाता है कि वेदात्रयी बताइए कौन से वेद को कहते हैं, वेदात्रयी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एबीसी को वेदात्रयी बोलेंगे और अथर्ववेद को छोड़ दीजिएगा। आगे लिखा हुआ राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। 55 नंबर देखिए आपको बताना है, राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला जो पहला मध्यकालीन शासक था उसका नाम था आपका बलबन, हाँ ना, बलबन ने लौ नीति अपनाई थी, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था। तो इसका हमने कई बार आपको बताया है ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका तुगलक वंश हो जाएगा, है ना। इसका कई एक ट्रिक है, आपका है गुलाब खिले तसला में, है ना, गुलाब खिले तसला में, है ना, इससे आप याद रख सकते हैं गुलाम वंश आता है, ठीक है ना। गुलाम वंश के बाद फिर आएगा खिलजी वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा, ठीक है ना। हाँ देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश सबसे आखिरी में है, ये क्रम है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई, है ना, 57 नंबर बताना है। तो ये किया गया था भैया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पर देखिए 58 नंबर में आपको बताना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था आपका आंसर क्या होगा, नागभट्ट हो जाएगा, विकल्प आपका ए नंबर सही है। शुद्ध चांदी का रुपया जो है किसके द्वारा जारी किया गया, प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। शुद्ध चांदी का जो रुपया है ना, ये जारी किया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अकबर देखिए, अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। बुलंद दरवाजा भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था।
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए 60 नंबर बताना है। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग था। तो इस तरीके से जो आज आपके हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। पहले वीडियो पे हमने पहले पार्ट में 50 कराया, दूसरे वाले में 60 कराया, टोटल आपको 110 क्वेश्चन मिल गए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास रिवीजन क्लास आपकी चल रही है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए कि एग्जाम आपको जल्दी होने वाला है पेट एग्जाम का। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।